गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. ठीक है, कल हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। जरा बताइए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? गुड आफ्टरनून, बताइए। पहला मियोटिक डिवीजन किस फॉलिकल में कंप्लीट होता है? टर्शरी। टर्शियरी में। एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं, एंट्रल कैविटी भी बनती है, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into mature follicle या graphian follicle. The secondary, अब जब ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा तो जो सेकेंडरी oocyte के पास, देखो ये लाइन बड़ी अच्छी है। The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. सेकेंडरी oocyte के पास जो मेम्ब्रेन आएगा उसका नाम होगा जोना पेलुसिडा, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है नॉन सेलुलर। द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अब ग्रेफियन फॉलिकल में ही आपका ओवल्यूशन होता है, ओवल्यूटरी स्ट्रक्चर भी आपका ग्रेफियन फॉलिकल होता है, वो फटेगा और वहां से रिलीज होता है। एक्चुअली रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है, ओवम या एग नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो मैंने बताया था आपको, क्योंकि सेकेंडरी oocyte में भी कौन सा मियोटिक डिवीजन अरेस्टेड होता था? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो आपका जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता था वो अरेस्टेड होता था आपका किसमें? सेकेंडरी oocyte में। ओवल्यूशन के जरिए सेकेंडरी oocyte, अच्छा कभी कभी इसको कॉमनली हम लोग ओवम भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? तो यस, स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, oogenesis सिंस बर्थ से पहले यानी फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस रहता है थ्रू आउट लाइफ, ओल्ड एज में भी रहता है, जबकि oogenesis सीजेड हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ये फिगर कल आपको एक्सप्लेन किया था, जरा देखना कि पहला मियोटिक डिवीजन हमेशा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte में होगा, और जो सेकेंडरी होगा वो हैप्लॉइड यहाँ पे भी है और हैप्लॉइड यहाँ पे भी है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन हमेशा किस में होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte में। यहाँ से स्पर्मेटिड बनेगा, यहाँ पे ओवम बनेगा, यहाँ पे स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ का, और इस प्रोसेस का क्या नाम होता था? स्पर्मियोजेनेसिस। यस, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहते थे। जरा बताओ यहाँ पे एक से कितना बनता है? 4। एक से बनता है 4, जबकि फीमेल में हमेशा क्या चलता है? एक से चलता है 1। एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, 1 से 4 और 1 से 1। इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं बने, तो यानी 1 से बना 2, 2 में 1 बनेगा डिजेनरेटेड पार्ट और 1 बनेगा आपका मैच्योर पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी। तो पहले मियोटिक डिवीजन से एक, दूसरे से दूसरा, तो कितने पोलर बॉडी बनते हैं? 2 पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी है, सेकंड पोलर बॉडी, और इसमें आपका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम होगा, यानी 23 इधर हो जाएगा और 23 इधर हो जाएगा। बाकी सारा सेल का पार्ट किसमें होता है? oocyte में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 28 to 29 डेज होती है, और ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है प्राइमेट में होती है, नॉन प्राइमेट्स में नहीं चलती है। नॉन प्राइमेट्स में कौन सी साइकिल चलती है? oosterus साइकिल।
यस, ओएस्ट्रस साइकिल या स्ट्रस साइकिल चलती है। तो मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आपका नॉन प्राइमेट्स में चलती है ओएस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है और ओएस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती, एक कंटिन्यूअस चलती रहती है। और ओएस्ट्रस साइकिल आपको जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है या जब उसका ब्रीडिंग पीरियड आता है तब चलती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मेनार्ची। In human, female menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days. और ये रिपीट होता है आफ्टर 28 to 29 days. And the cycle of event starting from one menstruation to next is called menstrual cycle. मतलब एक menstruation से जो next cycle आती है उसके बीच के स्टेज को बोलेंगे menstrual cycle। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे देखो दूसरा स्टार्ट हो गया, ये पूरा जो फेज आया दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल फॉर्म में आएगा, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस समय आपका ओवरी में भी चेंज होगा और आपका यूट्रस में भी चेंज होगा। तो कुछ हार्मोन होंगे जो ओवरी में काम करेंगे और कुछ हार्मोन होंगे जो आपके यूट्रस में काम करेंगे। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ओवेरियन स्ट्रक्चर या ओवेरियन हार्मोन देख लेते हैं। तो ओवरी पे जो हार्मोन एक्ट करते हैं वो कौन कौन से होंगे यार? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी। पहला हो गया एफएसएच और एलएच। तो एक बात बताओ, तुम अपना दिमाग लगा के खुद इसमें फिगर में तुम्हें पहचानना पड़ता है। तो जरा बताओ कि पहले ओवल्यूशन होता है कि पहले फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है? फॉलिकल डेवलपमेंट। तो कौन सा हार्मोन का लेवल शुरू में ज्यादा होना चाहिए? स्टार्टिंग में एफएसएच। तो अगर यहाँ पे तुम्हें मिटा के दे दिया जाए तो तुम्हें पहचानना होगा, तो शुरू में देखना उस हायर लेवल पे कौन होगा? एफएसएच होगा। क्यों? क्योंकि पहले फॉलिकल का डेवलपमेंट होना होता है। तो हायर लेवल पे आपका एफएसएच आ जाएगा। जैसे अगर इसको हम मिटा दें तो आपको कहे पहचानो कौन है, तो आपको लगेगा सर यस यू आर राइट। अब ये देखो रेड वाला ऊपर लेवल पे है, तो इसको पकड़ोगे और ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? आपकी फॉलिकल। ठीक है, तो ये हो गया एलएच और ये हो गया एफएसएच। कभी आपको पहचानना हो तो पहचान सकते हो, और एक को पकड़ो तो उसी को लाइन आगे बढ़ाते हुए चले जाओ, पहचान जाओगे। अब जरा बताओ, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता रहा, एफएसएच कराता रहा, धीरे 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 आपका एलएच का भी लेवल बढ़ता है, और इतना बढ़ता है कि वो एफएसएच को क्रॉस कर जाता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कहते हैं एफएसएच और एलएच। एफएसएच आपका काम करेगा ओवरी पे, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराएगा, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन। एलएच का भी लेवल बढ़ता रहेगा। जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो उसी समय क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा रिलीज ऑफ ओवम या सेकेंडरी oocyte, और इसको कराता है मेनली कौन कराता है? एलएच। इसलिए इसको बोलते हैं कि जब ओवल्यूशन होने वाला होता है तो एलएच का लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज। लेकिन एक दिमाग लगा के देखो, क्या ये जब ओवल्यूशन होता है क्या एफएसएच का भी लेवल हाई होता है? यस, वो भी अपने पीक पे होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन ये आपका ओवरी में निकलता है और ये काम करता है आपका यूट्रस की लाइनिंग पे। तो जरा एक बात बताइए, ईस्ट्रोजन निकलता कहां से होगा? ओवरी से। तो कहते हैं डेवलपिंग फॉलिकल से निकलता है। तो जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ जाएगा और कम मैक्सिमम हो जाएगा जब बन जाएगा आपका ग्राफियन फॉलिकल। तो एक क्वेश्चन आता है कि जरा बताइए कि ओवल्यूशन के समय कौन कौन से हार्मोन अपने पीक पे होते हैं? एलएच, एफएसएच एंड एस्ट्रोजन। यस, तो कौन कौन हो जाएंगे? एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन। एलएच क्या करवाएगा आपका? एलएच करवाएगा ओवल्यूशन, बाकी सब अपने पीक पे होंगे। आपको पहचानना होगा, तो देखिए पिट्यूटरी हार्मोन को आपने सोचा कि सबसे पहले क्या होता है? एफएसएच, वहां से पहचान के। ओवेरियन हार्मोन में आपका प्रोजेस्टेरॉन आता है हमेशा ओवल्यूशन के बाद, तो शुरू में जो पीक पे होगा वो क्या होगा? आपका एस्ट्रोजन।
और प्रोजेस्टेरॉन आया आपका ओवुलेशन के बाद, क्योंकि ओवुलेशन होने के बाद ये आपका ओवम या सेकेंडरी oocyte तो निकल गया। अब बचा हुआ पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्पस ल्यूटियम, और इस कार्पस ल्यूटियम से निकलता है तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको पता होगा कि जैसे बनेगा कार्पस ल्यूटियम, किसका लेवल बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन ने यहाँ तक क्या किया था, आपने यूट्राइन की लाइन को क्या किया था, पूरा एकदम अच्छे से नया, क्योंकि भाई हर बार गिरती रहती है तो हर बार नया बनती है, तो नई जब लाइनिंग बनेगी तो इसको बोलते हैं प्रोलीफेरेशन, यानी नई लाइन कोई बने, स्फुटन बोलते हैं। तो नई लाइन का बनना इज कॉल्ड प्रोलीफेरेशन, और धीरे धीरे लाइन बढ़ के मैच्योर हो गई। अब ये लाइन बननी है, आपको पता ओवा निकला है, हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो इस लाइन को कॉन्ट्रैक्शन ना हो, एकदम स्थिर रहे, इसको कौन लेवल करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, और जो यूट्राइन लाइन होता है उसको क्या करता है, एकदम कांस्टेंट रखता है, स्थिर रखता है। अब मान लो एग के रिलीज होने के 7 से 8 या कह सकते हो 9वें दिन, आपका जब ये कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी समझ जाती है कि भैया अब इस पर नहीं आना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, बच्चा नहीं आना है, इम्प्लांटेशन नहीं होना है, तो ये जो सारा काम किया सब बेकार हो जाएगा। तो यह क्या होना चाहिए, यूट्रस में आपका ये सब चीजें लाइनिंग हटनी चाहिए। तो हटने के लिए आपको पता किसका लेवल डाउन होना होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा। और जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, यूट्राइन लाइन में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसकी शेडिंग हो जाएगी, नेक्स्ट साइकिल बिगिन। नेक्स्ट साइकिल जैसे बिगिन होगी वैसे दूसरे हार्मोन का लेवल बढ़ने लग जाएगा, आपका एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। तो कहते हैं 9 डेज का वेट रहता है कि ओवुलेशन के आफ्टर 9 डेज आपका ये लाइनिंग क्या होती है, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगती है, टूटने लगती है। इसको बोलते हैं हम लोग कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। आप कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने फेज में बांटा गया है, तो 4 फेजेस में। तो पहला आता है मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज, जो 3 से 5 दिन का होता है। फिर आता है प्रो फॉलिकुलर फेज या प्लोरीफ्लेटिव फेज। अगर ये ओवरी को देखो तो यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। और यूट्राइन लाइन के देखो तो वहां पे नई वाल बन रही है, तो बोलते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज। इसके बाद आपका एक सिंगल डे का होता है ओवुलेटरी फेज, जहाँ पे ओवुलेशन होता है। ओवुलेटरी फेज के बाद आपका जो फेज आता है उसको बोलते हैं लूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। अब एक क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी फेज कौन सा दिख रही है आपको, तो मुझे लग रहा है कि लूटियल फेज 14 डेज। ओवुलेटरी फेज 1 डे का होता है, और जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है 6 to 8 डेज का होता है मान लो, और मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज। तो 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज। 1 डे का होता है ओवुलेटरी फेज सबसे छोटा, और सबसे बड़ा होता है आपका लूटियल फेज। अब एक क्वेश्चन कहा गया कि जरूरी तो नहीं है हमेशा 28 की 29 डेज हो, ये वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है उसका हार्मोन का लेवल कैसा है, मेंटल लेवल कैसा है, उसका फिजिकल कंडीशन कैसी है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन बनता था कि मान लो किसी फीमेल में 40 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 40 दिन की, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओवुलेशन कब होगा, 26 day. तो हमने कहा कि ए वाला जो लूटियल फेज होता है फिक्स होता है, ये 14 दिन का ही होना है, क्योंकि पता है ओवुलेशन होगा 8वें 9वें दिन में, तो अगर फर्टिलाइजेशन उतने दिन में इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, ये फिक्स रहता है। तो यानी हम लोग 14 घटा देंगे इसमें से, कितना दिन बन जाएगा, 26, 26वें दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो ये फिगर और ये नेम, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए था। एस्ट्रोजन आपका थीका लेयर से निकलता है, ये भी पता होना चाहिए। आप कहते हैं क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट करेगा कि नहीं करेगा, No, sir. क्लॉट नहीं करता। और जरा बताइए
कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, जैसे लूटियल फेज का दूसरा नाम क्या होता है, तो कार्पस लूटियम से, हाँ कार्पस लूटियम से उस समय क्या निकलता है आपका, प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए हम लोग उसका क्या नाम रख देते हैं, सेक्रेटरी फेज भी रख देते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है इसलिए फॉलिकुलर फेज। न्यू वाल का प्रोलिफेरेशन हो रहा है इसलिए क्या रख सकते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। सर हाँ सर अगर क्वेश्चन आ जाए जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में इंक्रीज डिक्रीज पूछेगा तो क्या करेंगे? आफ्टर ओवल्यूशन बाकी सारे डिक्रीज हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। आफ्टर ओवल्यूशन, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, हाँ जस्ट आफ्टर ओवल्यूशन स्टार्ट क्या होगा, बाकी सारे लेवल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और बाकी सारे लेवल में प्रोजेस्टेरॉन आपका बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एस्ट्रोजन हाँ वो भी घटेगा, देखो घट रहा है। एवोल्यूशन होता है, बस एट पीक पर हाई होगा। कहते हैं ओवल्यूशन से पहले ही आपका कौन सा लेवल हाई होते हैं, LH, FSH और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन लेवल। बाकी ये लाइनिंग इसमें पूरी लिखी हुई है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स, ये आपको कभी कभी 45 to 50 भी बोला जाता है, और एनसीईआरटी आपका बनता है अराउंड 50 इयर्स, और इसमें बोला जाता है कि टर्म एज मीनोपॉज। ठीक है, और जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तब तक हम लोग क्या मानते हैं इसको, फर्टाइल पीरियड, यानी रिप्रोडक्टिवली क्या एक्टिव है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ड्यूरिंग क्वाइटस सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इंसेमिनेशन कहलाता है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, इंटर इन द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो भाई ये पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे हो सकता है आपके मेंशन हो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये न्यू एनसीईआरटी है 21-22, 23 तो चल नहीं रहा है भाई, इससे नहीं तो हो नहीं सकती है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, एम्पुलरी रीजन हो सकता है या एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, दोनों हो सकता है। और आप परेशान ना होइए, आपको दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और मान लो दोनों ऑप्शन दे रहा है तो क्या चूज करोगे, एम्पुलरी रीजन। नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, वैसे दोनों एक साथ नहीं देगा। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे, वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously, यानी एक साथ पहुंचे एम्पुलरी रीजन में। This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy। यही कारण है कि दोनों पहुंचे तब तो, इसीलिए हर क्वाइटस या कपुलेशन प्रेगनेंसी को हो ऐसा जरूरी नहीं है। The process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida layer। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ओवम जब निकलता था तो कुछ ग्रेनुलोसा की सेल को लेके निकलता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। ओवम के पास का जो स्पेस था नॉन मेम्ब्रेनस, वो क्या हो जाएगा, जोना पेलुसिडा। और ओवम के पास एक और मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, और स्पेस का नाम होगा पेरीविटलाइन स्पेस। तो जरा सीक्वेंस पढ़िए, सबसे पहले क्या आएगा, कोरोना रेडिएटा, फिर आएगा जोना पेलुसिडा, फिर पेरीविटलाइन स्पेस एंड मेम्ब्रेन, फिर आपका आ जाएगा ओवम, ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोरोना रेडिएटा को, यानी कोरोना स्पर्म के हेड में आप
आपको पता होगा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता था, उसका नाम होता था एक्रोसोम। क्या कहलाता था भाई? एक्रोसोम। एक्रोसोम में पाए जाते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन में एक होता है कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, एक होता है जोना लाइसिन जो जोना को डाइजेस्ट करेगा, और एक होता है हायालुरोनिडेज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। स्पर्म लाइसिन में आपका एक तो जोना लाइसिन, एक हायालुरोनिडेज, और ये हेल्प करके स्पर्म को पेनिट्रेशन में हेल्प करेंगे, एंजाइम है, याद रखिएगा। अब मान लो बहुत सारे स्पर्म गए होंगे, एक तो गया नहीं होगा भाई, कि एक ही गए होंगे? बताओ, बोलो। नो सर। तो बहुत सारे स्पर्म गए होंगे, तो जब बहुत सारे स्पर्म गए होंगे तो एंट्री खाली किसकी होती? एक की होती है। तो कहते हैं जब एक स्पर्म एंट्री मार लेता है तो वहां पे पॉलीस्पर्मी, यानी एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री मारते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए ये जोना पेलुसिडा जो होती है हार्ड हो जाती है। अब जोना पेलुसिडा बिकम्स हार्ड, यानी पोलरिटी चेंज हो जाती है इसकी। अब इसके बाद कोई भी स्पर्म इससे लड़ने जाएगा, एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो बेटा ये याद रखना है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोम जब पहुंचता है आपका इसके एग के पास, तो कोरोना को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होगा, जोना को डाइजेस्ट करने वाला हो जाएगा, हाइलानुरोनिडेज पाया जाता है। ये बेटा आपका वहां के जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उससे रिएक्ट करता है। अल्टीमेटली एंट्री मिल जाती है आपको स्पर्म को। जैसे एक स्पर्म अंदर एंट्री मारता है, तुरंत ही अंदर क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है, मेम्ब्रेन की पोलरिटी चेंज हो जाती है। और मेम्ब्रेन की पोलरिटी चेंज हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब दूसरे स्पर्म एंट्री नहीं कर सकते। तो क्या प्रिवेंट करता है? पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। एनसीईआरटी देखो क्या लिखती है आपकी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। देखो लिखा है, जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर से कंबाइन आएगा तो मेम्ब्रेन में इंड्यूस करेगा चेंज, यानी जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। इवन जोना पेलुसिडा साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों चेंज होती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है शायद 2021 में, इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। यस सर। तो एक्चुअली वो एनसीईआरटी से आंसर निकल नहीं रहा था, लेकिन अब आके इसको ध्यान से पढ़ते तो आपका आंसर निकल आता। That blocks the entry of additional sperm. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome. अब एक्रोसोम से निकलेगा, लिख लेना स्पर्म लाइसिन। तीन प्रकार के होंगे, एक कोरोना लाइसिन यानी कोरोना डाइजेस्टिंग होगा, जोना लाइसिन लिख लो उसको भी चाहे तो, कोरोना डाइजेस्टिंग नाम से है, सिंपल सिंपल। जोना को लाइसिन तोड़ने वाला, कोरोना डाइजेस्टिंग, जोना लाइसिन और हायालुरोनिडेज, ये नया नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। So the secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the। अब भैया अगर बताओ ओवम में एंट्री मारना तो किसके जरिए जाओगे आप? जोना पेलुसिडा के जरिए जाओगे। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले कोरोना रेडिएट आएगा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर आएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रुको, एनसीईआरटी हैंग कर रही है, दूसरी करते हैं।
आगे का पेज करप्ट हो गया लग रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ भाई, सेलुलर होती है कोरोना। चलो तब तक बताते जाओ, हम तब तक खोल रहे हैं एनसीईआरटी। जरा बताओ 2 to 4 सेंटीमीटर किसके लिए था? ओवरी के लिए। ओवरी की लेंथ, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद आता है आपका 2 से 3 टेस्टिस की विड्थ, विथ और लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर। और हर टेस्टिस में कितने मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं? नेफ्रॉन नहीं होगा। नहीं होते हैं। क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब। अच्छा बताओ, हर किडनी में कितने मिलियन न्यूरॉन होते हैं? 1 million. न्यूरॉन नहीं भैया, नेफ्रॉन नेफ्रॉन होगा। हमने तो न्यूरॉन बोला था ना। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन ये दो वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? Ampulla region. एम्पुलर रीजन। एम्पुला। और अगर दूसरा नाम आएगा तो क्या चूज करेंगे? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है। और स्पर्म कांटेक्ट में आता है कोरोना रेडिटा, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसको तोड़ने के लिए एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। उसके लिए जो एंजाइम होते हैं उसमें बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। एक होता है हाइलुरोनिडेज जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस को ब्रेक करता है। उसके बाद आपका कोरोना डाइजेस्टिंग होता है और जोना डाइजेस्टिंग होता है। एक स्पर्म जब एंट्री मारता है तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज कर देता है, जिसके कारण से अब दूसरे स्पर्म नहीं आते हैं। ये प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी, मतलब कि ढेर सारे स्पर्म एंट्री नहीं मार पा रहे हैं। यानी क्या प्रिवेंट करता है भैया? पॉलीस्पर्मी। जरा देखें एनसीईआरटी कोई दूसरी खुल जाए। अच्छा, एक निकलता फर्टिलाइजिन, एक निकलता एंटी फर्टिलाइजिन। नाम सुना कभी? ये फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्पफुल होते हैं। तो याद रख लेना, ओवा या एग या ओवम से निकलता है फर्टिलाइजिन और स्पर्म से निकलता है एंटी फर्टिलाइजिन। हाँ फर्टिलाइजिन, यस, क्या बात है। फर्टिलाइजिन फीमेल यानी एग या ओवम से निकलेगा, और एंटी फर्टिलाइजेशन आपका निकलेगा। ये पुरानी एनसीईआरटी हमने खोल दिया 19-20 की, देखते हैं खुल जाता है आगे की। हालांकि इसमें कोई चेंजेस है भी नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा होगा ना, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ। अब जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है तो आपको पता होगा स्पर्म क्या लेके जाता है? सेंट्रियोल। आपको पता होगा कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन भी क्या होता था? अरेस्टेड होता था, अब क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो जरा बताइए, सेकंड मियोटिक डिवीजन जब सेकेंडरी उस साइड में कंप्लीट होगा तब बनता है ओवम। तो जरा बताइए कब बनता है? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, बिफोर फर्टिलाइजेशन
कि आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, Before the fertilization. After एंट्री After the entry of entry but before fertilization. फर्टिलाइजेशन के पहले बनेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। तो द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल, इसमें क्या होगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। और एंड अ हैप्लॉइड ओवम, जिसका नाम स्पर्मेटिड, हम लोग क्या रख सकते हैं, ऊटिड। Soon the haploid nucleus of sperm and the ovum fuses together, zygote बना लेगा, diploid। How many chromosome will be there in zygote? अब ह्यूमन है तो कितना होगा भैया, 46। 46. अब ये पूरी कहानी आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है कि एक्स वाला वाई को करेगा, वाई वाला एक्स को करेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बार हो चुका है, सेक्स डिटरमिनेशन में भी था आपके। अब जब दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज, अब देखो ये लिखाया है कि मेल में क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक एक्स वाई, फीमेल होती है एक्स एक्स। इससे जो एग बनेंगे एक्स एक्स टाइप बनेगा, इससे जो स्पर्म बनेंगे एक एक्स वाला बनेगा, एक वाई वाला। पूरी कहानी हो चुकी है, आप लोग को भी पता है। अब एक्स वाला अगर एक्स को करेगा तो क्या बनेगा, ए जाइगोट, इसको क्या बोलते हैं, फीमेल। और वाई वाला एक्स को करेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं, मेल। तो किसने डिसाइड किया कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल, मेल ने। तो वही डिसाइड करता है जो किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, हेट्रोगैमेटिक फॉर्म में। अब बताओ जायगोट बनने के बाद कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक की माइटोटिक? Mitotic. द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जायगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, लेकिन इसको हम लोग क्लीवेज बोल रहे हैं, ऐसा क्यों भैया? Sir, size नहीं cleavage- increase कर रहा है, DNA बढ़ Yes. रहा है, amount. अमाउंट बढ़ रहा है या सेल का नंबर भी बढ़ा। जैसे देखो इसका 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 तीनों का साइज देखो एक लग रहा है, बाहर देखने में तो साइज एक लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारा एक सेल था, एक से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया। और सब में तो भाई न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है और सेल का नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग ट्रू माइटोसिस ना बोल के क्या बोल देते हैं भैया, क्लीवेज। अब वो कैसे बनेगा भैया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो छोटे छोटे सेल बने हैं, इसको हम लोग सेल भी ना बोल के क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमियर्स। मियर्स मतलब यूनिट, ठीक है। तो मान लो आपका फ्यूजन हुआ, जायगोट बन गया। पहला क्लीवेज 2 सेल ब्लास्टोमियर, 4, फिर 8, 8 के बाद कितना आएगा भैया आपका, 16। तो कहते हैं ये जो ई और एफ है 8 से 16 वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मोरुला स्टेज। और इसके बाद आता है आपका ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जी वाला। अब कैसे पहचानोगे कि दिस इज ब्लास्टोसिस्ट? कहते हैं जो ब्लास्टोमियर अपने आप को रीअरेंज करते हैं, तो एक आउटर लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ढेर सारे सेल एक जगह गुच्छा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं इनर सेल मास, और बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है। अब जरा बताओ तुम दिमाग लगा के कि ये तो तुमने देख लिया कि जी इज ब्लास्टोसील्स, और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मोरुला स्टेज कितने सेल स्टेज को कहते हैं, तो बोलोगे 8 to 16 सेल स्टेज। और इम्प्लांटेशन कौन करता है आपका, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन अकर्स एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। अब जरा देखो यहाँ पे, ये है आपका ओवरी, ये हो गया आपका टर्चरी, ये हो गया ग्रेफियन, इसमें हो गया ओवल्यूशन, ओवम आया आगे बढ़ा, ये हो गया एम्पलरी रीजन, यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। ये फिगर से चाहो तो पूरी पूरी जो 4-5 पेज की कहानी पढ़े सब यहाँ पे लिख सकते थे आप लोग। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, जायगोट, और क्लीवेज होगा। यहाँ से ये तो एकदम खास खास दिख भी रहा है तुम लोग को, तो अगर ABCDEFGH को पहचानोगे आसानी से पहचान, गिन भी सकते थे तुम। तो यहाँ पे बचे 2 सेल, फिर 2 से कितना होगा, 4, 4 से होगा 8, 8 से होगा 16। तो E और F स्ट्रक्चर क्या हो गया, मोरुला। इसके बाद देखो यहाँ पे पोर दिखा, जी, ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट, और ये हो गया उसका इम्प्लांटेशन। अब जरा बताओ, जब ब्लास्टोसिस्ट ये वाला स्ट्रक्चर इस यूट्राइन वाल से जुड़ेगा तो किसके जरिए जुड़ेगा, जो आउटर लेयर होगी उसका नाम क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो किस लेयर से होता है, अरे भाई जो बाहर वाला होगा उसके जरिए होगा, उसका नाम क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। तो कभी कभी ये डायग्राम देख के भी आपसे पूछ सकता था कि व्हाट इज ABCDEFGH। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको क्लियर, वैसे पहले भी से रहा होगा, अब और हो गया होगा।
तो डायग्राम पहचान ले जाएंगे ना? Yes, sir. तो ये लिखा है 8 से 16। अच्छा, और सब बुक पढ़ोगे तो किसी किसी बुक में हो सकता है 16 से 32 दिया हो, लेकिन आप एनसीईआरटी ही फॉलो करिएगा। द मोरला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू यूट्रस। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट and inner group of cells attached to trophoblast called the inner cell mass. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium. देखो ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली लेयर ही तो अटैच करेगी, और यूट्रस की अंदर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते थे? इंडोमेट्रियम। और एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। अब ट्रोफोब्लास्ट लेयर आपका जाके इंडोमेट्रियम की लाइनिंग से जुड़ जाती है, और जो आपका इनर सेल मास होता है वहीं से आपका एम्ब्रियो बनता है। तो कहने का मतलब हमारे अंदर की जो भी सेल है, जो भी लेयर है, जो भी टिश्यू है, जो भी ऑर्गन है, कहां से बना होगा? इनर सेल मास। तो क्या यहाँ पे मैं इनर सेल मास को स्टेम सेल बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes. और ये डिफरेंशिएटेड सेल होंगे कि अनडिफरेंशिएटेड होंगे? अनडिफरेंशिएटेड, तभी तो आगे चल के क्या होंगे? डिफरेंशिएट। आफ्टर अटैचमेंट अब यूट्राइन सेल भी डिवाइड करेगी और क्या कर लेगी? अच्छे से कवर कर लेगी किसको? आपके ब्लास्टोसिस्ट को। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, धस जाएगा इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और क्या होगी? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करो, दिमाग से थोड़े कॉन्सेप्ट रखो, तो वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन अब बनेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो भैया एक बार बताओ, जुड़ा किसके जरिए था? बोलो। Trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट और यूट्रस। ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई, इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग विलियाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते थे? कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होगा, जो धस जाएगा आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से, और ब्लड उसके आसपास पाया जाएगा। The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit developing embryo. अब बताओ, वहां से जहां से जुड़ा है, मान लो ये तुम्हारा यूट्राइन वाल थी, देख लेते हैं। ये देखो आपका कोरियोनिक विलाई बनेगा। सर स्क्रीन ही दिख रही। यहाँ पे देखो, दिस इज कोरियोनिक विलाई। तो देखो क्या हुआ होगा, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? अंदर धस गया। देखो एक पिंक वाला मान लो हो गया ट्रोफोब्लास्ट, और ये नीला वाला आपका हो जाएगा, मान लो कि आपका ब्लड हो गया, रेड वाला, और ये सब विलाई नुमा। देखो ये स्ट्रक्चर बन गया आपके। ये देखो एक कोरियोनिक विलाई हो गया, ऐसे ऐसे अंदर धसता चला गया। तो भाई इधर मैटरनल ब्लड बन के, अब ये जो कोरियोनिक विलाई ही है, आगे चल के जब बड़ा होगा तो यही तो दिखा रहा है कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फिटस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। दिस इज प्लेसेंटा। और यहीं से एक कॉर्ड निकलता है, उसका नाम क्या होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यानी ये जो बच्चा है, ये वाला अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें जरा ध्यान से, देखो ये वाला, इस वाले में और अच्छे से दिखा रहा है। तो देखो ये मान लो बच्चा हो गया, डेवलपिंग एम्ब्रियो, धीरे धीरे बड़ा होगा, अभी तो शुरुआती है। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्री नुमा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला है, दिस इज कोरियोनिक विलाई, धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब क्या बन जाएगा? प्लेसेंटा। और यहाँ से देखो एक ट्यूब निकली है, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी प्लेसेंटा सिर्फ यही वाला होगा जो कनेक्शन है। ठीक है, एक कनेक्शन को ही हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं।
connection is called placenta. The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also remove carbon dioxide and excretory waste. तो आपको पता वहां ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, तो वहां से क्या हो जाएगा भैया, आपका जो एम्ब्रियो का वेस्ट होगा वो निकलेगा और आपका जो इधर जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए मदर के बॉडी से वो आपको सप्लाई होती रहेगी। तो कनेक्शन यही है, यहीं से सप्लाई होती रहती है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। अब कहते हैं क्या प्लेसेंटा से एम्ब्रियो जो डायरेक्टली जुड़ा होता है कि एक ट्यूब से जुड़ा होता है, कॉर्ड से, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की तरफ और एम्ब्रियो से दूर दोनों बनता है। तो ये प्लेसेंटा विलाई हो गया, ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हो गया डेवलपिंग एम्ब्रियो। The placenta is connected to the embryo through umbilical cord, which help in transport of substances to and from the embryo. Placenta also acts as an endocrine tissue. ये लाइन बड़ी अच्छी मिली आपको। प्लेसेंटा यानी हार्मोन सेक्रेट भी कर सकता है and produces several हार्मोन, HCG, LH की तरह फंक्शन करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन एटसेट्रा, और लेटर स्टेज में रिलैक्सिंग। तो जरा बताओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रोजन आपका ओवरी से भी निकलता है, प्लेसेंटा से भी निकलता है, ध्यान रखना। फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा कब होता है, जब आपका 3 से 4 महीने हो जाता है, थर्ड महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप होता है। तो कहते हैं अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो कार्पस लुटियम होता है वो आपका 3 महीने तक मेंटेन रहता है, यानी प्रोजेस्ट्रॉन निकालता रहता है। और उसके बाद जब प्लेसेंटा बन जाता है तो फिर प्रोजेस्ट्रॉन की जरूरत किससे निकल आती है, आपकी प्लेसेंटा से, तो अब कार्पस लुटियम डिग्रेड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये बात। दूसरी चीज है कि एससीजी का अमाउंट, ऐसे तो हार्मोन कम संख्या में निकलते हैं, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, लेकिन एससीजी एक ऐसा हार्मोन है जो हाईएस्ट अमाउंट में निकलता है, बहुत हाई अमाउंट में निकलता है। हाई अमाउंट यानी एक्सेप्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब यानी प्रेगनेंसी होगा तो कौन सा लेवल हार्मोन का बढ़ जाता है, एससीजी का। और आपको पता है प्लेसेंटा से ही निकला और कहीं से निकल नहीं रहा। जैसे आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन को चेक करके नहीं बता सकते कि फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपका ओवरी से भी निकलता है। इसलिए हम लोग किस लेवल को चेक करते हैं, एससीजी को, और ज्यादा संख्या में इसलिए ट्रेस भी कर लेते हैं आसानी से। तो आपका जो टेस्ट कराया जाता है प्रेगनेंसी, उसमें आपका कौन सा हार्मोन का टेस्ट करते हैं भैया, एससीजी का। और एससीजी होने का मतलब प्लेसेंटा बना है। तो जरा एक बात बताओ कि क्या 3 महीने के बाद ही ये टेस्ट हो सकता है कि शुरू से ही हो सकता है? सर पहले भी हाँ, 3 तो याद महीने रखना। पहले। हाँ, पहले भी हो सकता है। यानी शुरू में एससीजी कौन बनाएगा, अरे जो प्लेसेंटा बनाता है धीरे धीरे, कौन बनाता है, एक्टोडर्म। तो ट्रोफो एक्टोडर्म या एक्टोडर्म से ही आपका एससीजी निकलना स्टार्ट हो जाता है शुरू से ही। तो शुरू में कौन बनाता है भैया, एससीजी कहां से निकलता है, ट्रोफोब्लास्ट से, फिर बाद में किससे निकलता है, प्लेसेंटा से। और इसका फंक्शन एससीजी का लिख सकते हो सिमिलर टू एलएच, एलएच के जैसा ही फंक्शन कर सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता था, हु टेक ओवर द जॉब ऑफ पिट्यूटरी एलएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब बोलोगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एलएच का काम क्या होता था, ओवल्यूशन के साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ कार्पस लुटियम। ठीक उसी प्रकार आपका एससीजी भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा आपका कार्पस लुटियम को। और भी सारे काम करेगा, लेकिन इतना याद करेंगे। अब कहते हैं भैया, एक क्वेश्चन आता है हार्मोन प्लेसेंटा जो निकलता है, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अच्छा, रिलैक्सिन बोल रहा है कि भाई लेटर स्टेज में निकलता है, और कहां से निकल रहा है, आल्सो बाय लिखा है, ओवरी, यानी ये प्लेसेंटा से निकलता होगा तभी तो लिखा होगा आल्सो बाय ओवरी।
कहानी इसकी किसकी पढ़ रही थी? यहाँ पे कहानी पढ़ी जा रही है हम लोग किसकी? प्लेसेंटा से हार्मोन निकलने का। फिर ईटीसी के बाद लिखा इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी आ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय ओवरी। तो यानी स्मॉल अमाउंट में एससीजी रिलैक्सिन आपका प्लेसेंटा से भी निकलता है और ओवरी से भी निकलता है, दोनों से निकलता है। अगर दोनों दिया जाए, ध्यान देना, अगर दोनों दिया जाए और बोथ ना दिया तो ओवरी प्रेफर कर लेना, और अगर आपका बोथ दे दिया तो बोथ कर लेना, या कभी ओवरी ना दिया हो तो प्लेसेंटा प्रेफर कर लेना। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। अब जरा बताओ, हाँ क्या कह रहे हो? सर मोर करेक्ट क्या होगा? ओवरी से ज्यादा आपका निकलेगा, ऐसा नहीं निकलना किसी से निकल सकता। सर इस बार नीट में आया था ये, तो उसमें कार्पस लूटियम भी था ऑप्शन में, ओवरी नहीं था। हाँ तो कार्पस लूटियम कहाँ बनता है तुम्हारा? ग्राफियन फॉलिकल भी था। नहीं तो ग्राफियन फॉलिकल का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के समय निकलता है, और प्रेगनेंसी के समय कौन मेंटेन रहता है? ग्राफियन फॉलिकल मेंटेन रहता है, कार्पस लूटियम रहता है। कार्पस लूटियम। इसलिए उस समय आंसर क्या हो गया था? कार्पस लूटियम। 2021 में आया था क्वेश्चन, यही आया था ना, रिलैक्सिन नहीं आया था? यस सर। तो सोचो, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी प्रेफर रहे होंगे तो निकाल लिया होगा आंसर। तो रिलैक्सिन आपका प्लेसेंटा से भी निकलता है, और वहां पे प्लेसेंटा ऑप्शन नहीं था ना। जरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन का। नो सर, प्लेसेंटा नहीं था। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आया था 2021 में, हमें याद आ रहा है। मिला किसी क्वेश्चन? ये सर है क्वेश्चन अभी। लो सामने आ भी गया क्वेश्चन, डाउट नट पे ही मिल गया। सिंपल सा लैंग्वेज था, रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय। ये क्वेश्चन था, रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय। ऑप्शन था कार्पस लूटियम, पिट्यूटरी, पीनियल एंड ओवरी। ओवरी भी था क्या? सर ये वाला नहीं था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। और वहां पे ओवरी ऑप्शन नहीं रहा होगा यार, ओवरी रहेगा तो ओवरी आंसर हो जाएगा। ओवरी नहीं था, कार्पस लूटियम, फीटस, यूट्रस और ग्राफियन फॉलिकल। लो मिल गया। क्वेश्चन कहाँ से लगे? इसका डिब्बा होगा। हाँ तो बेटा वहां पे ओवरी लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी लिखा है, और वहां पे डायरेक्ट ओवरी ना डाल के क्या डाल दिया? कार्पस लूटियम आपका आंसर डाल दिया। ठीक है, यस सर। एक्चुअली कार्पस लूटियम से ही निकलेगा आपका। कार्पस लूटियम पार्ट होता है किसका? ओवरी का। ग्राफियन फॉलिकल नहीं लगा सकते तो वो भी पार्ट होता है ओवरी का, लेकिन भाई आपको ये बात तो पता ही होगा सबको कि ग्राफियन फॉलिकल में, याद होगा सभी को कि ग्राफियन फॉलिकल ये आपका मतलब आपका क्या बोलेंगे उसको, सर फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर है, मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले का स्ट्रक्चर है, प्रेगनेंसी के बाद के स्ट्रक्चर में ये होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो याद रख लीजिएगा। अच्छा, रिलैक्सिन का फंक्शन क्या होगा? लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों निकल रहा है?
वॉल उस यूट्रस को प्रिपेयर करता है सर वॉल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और यस, प्यूबिक बोन को भी खोलता है। नहीं नहीं नहीं, ये बता रहे हैं रिलैक्सेशन क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, प्यूबिक बोन नहीं, जो जोड़ होता है प्यूबिक लिगामेंट्स को सिम्फाइसिस, रिलैक्स करेगा। हाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस। सर्विक्स वाइडन। तो बर्थ कैनाल को वाइड। लेट अस रिमेंबर एससीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ये आपका ऐसा हार्मोन है जो क्या निकलता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पहले भी निकलता है, लेकिन आपका ये जो एससीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलेगा। तो एक क्वेश्चन बनेगा, ऑल द हार्मोन रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी, क्या ये सही है कि गलत है? फॉल्स। False. ये बात गलत हो जाएगी। उसमें से तीन मुख्य हैं आपका एससीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन तो आपका ओवरी से भी निकल सकता है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ, अब इसके साथ ही साथ कुछ हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अब मदर की बॉडी सिंगल नहीं रही, उसको किसी और भी लाइफ को सपोर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें नहीं बढ़ेंगे। प्रोलैक्टिन से आपका हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के लिए जाएगा, कॉर्टिसोल से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, बॉडी में एनर्जी ज्यादा रहेगी, थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन इस यूट्राइन वाल को स्थिर रखेंगे, कई गुना बढ़ जाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो होगा ये डिफरेंशिएट करेगा इन एंड आउटर लेयर, बाहर की लेयर होगी तो एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर, इनर की लेयर होगी तो बोलेंगे इंडोडर्म, और इनके बीच में आएगी तो उसको क्या बोलेंगे मीजोडर्म। तो पहले एक्टोडर्म और इंडोडर्म आती है और बाद में सून अपीयर, शीघ्र ही आ जाती है मीजोडर्म। तो ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म पहले आएगी, देन आफ्टर आपका आएगा मीजोडर्म, और किसके बीच में आएगा, एक्टो और इंडो के बीच में। और आपको पता होगा आपके बॉडी में जो भी टिश्यू या ऑर्गन है इन तीन ओरिजिन से मिलके बने होते हैं। तो इनर सेल मास को क्या हम बोल सकते हैं, स्टेम सेल। तो हमने कहा था यस, क्योंकि ये आल प्रकार के टिश्यू और ऑर्गन बना सकता है। तो यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में कुछ भी बनाना हो, अगर हम अपने स्टेम सेल को स्टोर करके रख लें, तो मान लो हमारी किडनी खराब हो गई, तो हम उसी स्टेम सेल से दोबारा किडनी बना लेंगे और लगा लेंगे। चूंकि हमारे ही स्टेम सेल था तो क्या हो जाएगा, हमको कोई भी रिजेक्शन होने की चांस नहीं होगी। तो इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, अभी उतना अच्छे से डेवलप नहीं। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे में कितने दिन का होता है, तो कहते हैं 9 मंथ्स का होता है, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको बस 9 मंथ में 3 भागों में डिवाइड करोगे तो हर महीना, हर फेज कितने महीने का है, 3 महीने का। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अब इसके बाद आपका आता है 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 5वां महीना और 6ठा महीना। इसमें आपके ऐसे तो हर महीने में होता है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी देखना हर वीक में कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको वीक की जगह आपको क्या याद करना है, मंथ्स। तो एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक। तो आप याद करिएगा वीक के जरिए, मंथ्स के जरिए उसको वीक में कन्वर्ट कर लेना। तो पहले मंथ के एंड में सबसे पहले हार्ट फॉर्मेशन होता है, दिल बनता है, यानी हार्ट साउंड को आप सुन सकते हो आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ में 2 है ना, तो यहाँ पे बनेगा डिजिट एंड लिम्स। तो डी से 2, डी से डिजिट, डिजिट एंड लिम्स, यानी लिम्स एंड डिजिट बनेगा।
और थर्ड मंथ के अंत में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में सब कुछ बन जाता है। मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया वगैरह सब बन जाएगा। 5वें मंथ के एंड में आपका पहली बार आपका मूवमेंट होगा, फर्स्ट टाइम मूवमेंट होगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, सर पे बाल, हेयर्स ऑन हेड। और एट द एंड ऑफ 6 मंथ आईलिड्स बन जाएगी, आईलैशेस बन जाएगी, आईलिड्स सेपरेट हो जाएगा और बॉडी पे हेयर आ जाएंगे। तो ये आपके 1 2 3 5 6 आपको याद होने चाहिए। पहले महीने में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। हार्ट। दूसरे महीने में लिम्स एंड डिजिट, दांत, ठीक है। तीसरे महीने में मेजर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और थर्ड में आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया वगैरह सब बन जाएगा। 5वें महीने मूवमेंट होगा और हेयर्स ऑन हेड। और एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर या 6 मंथ आपका बन जाएगा क्या क्या, eyelid separated, यस, आईलैशेस फाउंड, आईलिड्स पलके सेपरेट हो जाएंगी और बॉडी पे छोटे छोटे फाइन हेयर आ जाएंगे। तो ये आपको 1 2 3 5 करके याद करना था। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन कहते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। और जरा बताइए, इसके लिए जो स्टिमुलस दिया जाएगा वो मदर के बॉडी से भी जाएगा और बच्चे के जरिए दिया जाएगा। कहते हैं स्टिमुलस आपका दोनों की तरफ से जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि ऑक्सीटोसिन कहां से निकलेगा, एक क्वेश्चन बनता था, मैटरनल पिट्यूटरी की पैटर्नल, मैटरनल। तो मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भाई किसके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होना है, मदर की बॉडी में। तो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, which is called the gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion या delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus यानी childbirth is called parturition. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originate from fully developed placenta and fetus, दोनों से निकलेगा, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. तो जब सिग्नल आएगा तो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं स्टार्ट हुआ, पेन स्टार्ट होने लगेगा मदर बॉडी को, तो बोलते हैं लेबर पेन स्टार्ट हुआ है। अब वो धीरे 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 वो पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा स्टिमुलस और विग्रस होगा, ऑक्सीटोसिन और निकलेगा और स्टिमुलस कराएगा। यानी ये आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम कर रहा है। ये अब बढ़े हुए लेवल को और बढ़ता है, यानी ऑक्सीटोसिन और निकलेगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ऑक्सीटोसिन। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब भाई मदर के बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होना तो कहां से निकलेगा, मैटरनल बॉडी से। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin, यानी फिर बढ़ा ही रहा है। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction, positive feedback mechanism. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, parturition. Birth canal कौन कौन बनाते थे, vagina and cervical canal. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. अब जैसे बेबी बाहर आया तो अम्बिलिकल कॉर्ड साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर चला आता है। What do you think the doctor inject to induce delivery? तो क्या यूज किया जाता है, ऑक्सीटोसिन, इसको बोलते हैं पिटोसिन। The mammary gland of the female undergo, अब भैया बच्चा पैदा हो गया तो उसको भाई मदर मिल्क चाहिए ही चाहिए, नरिशमेंट। तो द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसी समय उसमें बदलाव स्टार्ट हो जाते हैं एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपका बनना स्टार्ट हुआ और जब प्रेगनेंसी हो जाती है यानी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद मिल्क का भी निकलना स्टार्ट हो जाता है मेमोरी ग्लैंड से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। This helps the mother to feeding the newborn
द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। और कहते हैं जो शुरू के कुछ दिनों तक मिल्क निकलता है वो थोड़ा सा गाढ़ा पीला होता है, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। एक्चुअली होता क्या है कि जो न्यू बॉर्न है उसको भाई ऐसा था ना, बैक्टीरिया नए लोगों को नहीं पकड़ता है, तो सबको पकड़ता है। तो कहता है भगवान हमको मर जाएंगे हम तो, बैक्टीरिया वगैरह मार डालेगा हमें। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम्हें जो मदर मिल्क है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। और कौन सा होता है? IgA। तो ये क्या, माँ का मिल्क एक क्वालिटी का होता है, तो यानी ये क्या करेगा, आपको इम्यूनिटी कराएगा। और कैसी इम्यूनिटी दे रहा है जरा बताइए? तो मदर बॉडी से बन रही है, पैसिव हो गया, नेचुरल है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। और देखो एक क्वालिटी का मतलब ऐसा नहीं खाली यही पाया जाएगा, बाकी सारे भी पाया जाएगा, लेकिन हमें क्या, हमारे लेवल पे क्या याद रखना, खाली IG। ठीक है। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up the healthy baby। और कहा जाता है कि शुरू के समय में मदर मिल्क बहुत जरूरी होता है। ये भी तो कहा जाता है कि 6 महीने तक पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए, मदर मिल्क दिया जाना चाहिए। और एक पॉइंट और याद रख सकते हो आप लोग, यहीं से तो बीमारी 2 के निकल के आती थी, मरेस्पस एंड क्वाशियोरकर। अगर कहते थे इन्फेंट्स यानी लेस देन 1 ईयर का बच्चा है और उसको मदर मिल्क हटा दो और उसको क्या दे दो, खाना वगैरह ऐसा दे दो जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों ना हो, तो मरेस्मस हो जाएगा। और मदर मिल्क हटा के खाना ऐसा दो जिसमें प्रोटीन ना हो, क्या हो, कैलोरी हो, तो क्वाशियोरकर हो जाएगा। जरा बताइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोगों का? नो सर। वो भी नहीं हुआ है। तो रिप्रोडक्शन से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। सर जो योग सैक वाला डायग्राम उसको दिया था, कौन सा? तो योग सैक वाला। यॉर्क सैक, अच्छा अच्छा। उसमें देखो असल बात, जो एमनियन, कोरियन, एलेंट्रॉन एंड यॉर्क सैक, ये लेयर्स होती हैं। तो जो एक्चुअली जो यॉर्क सैक होता था तो वहां पे यॉर्क पाया जाता था जो नरिशमेंट देता था। तो यॉर्क का अमाउंट आपका जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं या जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उसमें ज्यादा होता है। अब हमारे में तो डायरेक्ट मदर के बॉडी से क्या होता है, नरिशमेंट जाता था, हमारे में जो यॉर्क सैक होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और एमनियन लेयर से क्या बनता है, एक फ्लूइड निकलता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेबी जिस मीडियम मतलब डेवलप करता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को ही निकाल के एक बीमारी देखी जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन उससे बच्चा भी चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। सर डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो कैसे करते हैं? भैया डेसिकेशन मतलब होता है कि एम्ब्रियो सूख जाए, डेवलप हो रहा है, सूख जा सकता है। तो एम्ब्रियो को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जाए कि वो मीडियम कैसा हो, फ्लूइड मीडियम हो, जिससे उससे ये सब नुकसान ना हो। तो डेसिकेशन तो कौन बनाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। शॉक एब्जॉर्बर भी होगा, क्योंकि मान लो अगर किसी ऐसे पानी वाले मीडियम में बच्चा ना पल रहा होता, तो मदर को कोई भी जर्क लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसको चोट लग सकती है। ये बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंट्रॉइड्स एंड यॉर्क सैक। यस सर। सर इम्पोर्टेंट नहीं है ना ये? नहीं उतना नहीं। सर क्लीवेज के बारे में पढ़ना नहीं। क्लीवेज बताया तो था तुम्हें। अच्छा वो होलोब्लास्टिक, न्यूरोब्लास्टिक ये सब? यस सर। नहीं नहीं नहीं। सर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एमनियोट्स होते हैं। अब जिसमें एक होता है एमनियोट्स और एक होता है एनेमनियोट्स। यस सर। तो एमनियोट्स में आते हैं फिशेस, एम्फीबिया। एनेमनियोट्स में आते हैं फिशेस, एम्फीबिया। और रेप्टाइल और बर्ड्स और मैमल्स होते हैं एमनियोट्स। और कुछ? सर ड्यूरिंग क्लीवेज ये सेल नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए में क्या अंतर पड़ता है? सेल नंबर तो बढ़ेगा ही, साथ साथ अमाउंट ऑफ डीएनए भी बढ़ेगा, लेकिन साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा।
समझे? जी सर। भाई जब क्लीवेज होता है, जरा डायग्राम देखो क्लीवेज में, तो जो मेन सेल का साइज था वही बना रहता है, साइज सेम रहता है, ठीक है। लेकिन सेल ऑफ जो वो प्रोटोप्लाज्म होता है छोटे छोटे यूनिट में बढ़ जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करें। Yes, sir. क्लीवेज समझ में आया भाई? WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होता है? कंप्लीट फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल क्या होता है? फिटनेस। तो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस को हम लोग बोलते हैं आपका हेल्थ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात, इस चैप्टर में हम लोग किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस की डील करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। India was among the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a, इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया था, ईयर आता है 1951 में। क्या स्टार्ट हुआ था भाई? फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, यही प्रोग्राम आगे चल के क्या नाम रखा गया था इसका? RCH प्रोग्राम। बताओ इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या बोलते हैं पूरा? RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। अब हमें इसमें क्या करना पड़ता है भाई? इसमें एक तो रिप्रोडक्शन और सर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी देखना होता है, हेल्दी सोसाइटी को ब्रिंग अप करना पड़ता है। इसमें जैसे भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि आपका मीन्स कंसेप्शन अबाउट मिथ बिलीव्स, इन सब की चीजों को लेके बच्चे परेशान रहते हैं। तो कहते हैं स्कूल वगैरह में जो आपके फ्रेंड्स हो गए, जो आपके रिलेटिव हो गए, टीचर हो गए, ये सबसे आपको ये सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इसीलिए यह कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इंकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिस एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। साथ ही साथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट, अब कहते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहां पे बीमारी, यानी कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बीमारी फैलने की बहुत ज्यादा चांसेस होता है, जिसको बोलते हैं STDs या STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में भी आपको बताना पड़ता है। एक सबसे खतरनाक आता है STI में आपको एड्स। ये आपको पता होगा कि आपका कितने लोगों की डेथ होती है इसके कारण, एजुकेट करना पड़ता है। ये सब कहानी हमको लग रहा है कि ना पढ़ो तब भी चल जाएगा। अब यहाँ पे आता है, हाँ ये पॉइंट अच्छी है कि एमनियोसेंटेसिस, कहते हैं कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वहीं पे डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है उसके बॉडी से सेल्स क्या होंगे? उस एमनियोटिक फ्लूइड में गिर रहे होंगे। तो अगर उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? उस एम्ब्रियो के सेल्स भी होंगे। अब उस सेल्स का हम लोग क्या बना लेंगे? कैरियोटाइप बना लेंगे। तो अगर मान लो लास्ट क्रोमोसोम XS रहा तो क्या हो जाएगा? फीमेल, और XY रहा तो क्या हो जाएगा? मेल। तो पहले सेक्स डिटरमिनेशन सोनोग्राफी से करते थे, अल्ट्रासाउंड करा के। तो वहां पे जब आपको पता होगा कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सटर्नल जेनिटलिया वगैरह वेल डेवलप हो जाता है। तो वहां से पता चल जाता था कि मेल है, क्योंकि मेल का एक्सटर्नल जेनिटल होता है, पता चल जाएगा मेल है, और फीमेल से। लेकिन आपको पता होगा 3 महीने का बच्चा आपके 1 अंगुली के बराबर है, ठीक है। तब उसमें भी आप कितना भी डिटेल में हो सकता है कि गलत देख जाओ, तो डॉक्टर के ऊपर होता था। तो कभी कभी लोग देखते थे तो गलत दिख जाता था। तो वहां से समझ में आया कि यार ऐसी टेक्निक ढूंढो जिससे हमें पता चल जाए कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। ये इंडिया वाले सोचे हैं। हालांकि जिस साइंटिस्ट ने एमनियोसेंटेसिस डिस्कवर किया था उसने ये इसलिए किया था कि यहाँ से भैया हमें पता चल जाएगा कि जरा कोई इसको जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आती है तो आपको पता होगा कि कितना खतरनाक होता है
और उसका प्रॉब्लम हो उससे पहले ही क्या कर लिया जाए, अबॉर्ट कर लिया जाए। तो जेनेटिक डिजीज को चेक करने के लिए इस एमनियोसेंटेसिस को डिस्कवर किया गया था। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या कर लिया कि कहा कि यार सोनोग्राफी से भी अच्छा टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस, वो करा दो, उससे 100% पता चल जाएगा फीमेल है कि मेल। फीमेल है तो क्या कर देना है, अबॉर्शन करा देना, मेल हो तो पैदा कर लेना। क्योंकि इंडिया में तो पहले एक समय क्या था, गर्ल्स चाइल्ड को बुरा माना जाता था दहेज वगैरह को देख के। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म होती गई, और साथ ही साथ जब देखा गया कि एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग हो रहा है तो कहते थे इस पे स्टैच्यूटरी बैन लगा दिया गया। तो भैया ये जो आपका प्रोसीजर था, ये डिटेक्ट करने के लिए किसको किसको जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इन सब चीजों को देखने के लिए और ये पता करने के लिए कि क्या जो फिटस है आगे चल के सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उसको अबॉर्ट कर दीजिए। क्योंकि आपका जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उतना लगाव नहीं रहता, जब पैदा हो जाएगा तो फिर कोई उसको मारेगा नहीं। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to fund out new method or improve upon the existing one. Do you know that Salehli? अब इसके बारे में आगे आएगा, चलो छोड़ो। फीमेल के लिए एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप किया गया था, कहाँ से? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इंडिया। और लखनऊ कहाँ होता है? यूपी में। Better awareness about sex-related matters, increase number of medically assisted deliveries and better postnatal care. पहले के समय में आपको पता होगा डिलीवरी घर पे ही करा देते थे लोग, ठीक है, और मैक्सिमम केसेस में मदर की डेथ हो जाती थी, या कभी बच्चा मदर दोनों मर जाते थे। तो ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। कभी कभी बच्चा पैदा हो गया, उसका पोस्टनेटल केयर मतलब बच्चा का पैदा होने के बाद की केयर, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जिससे क्या हो गया कि समय के साथ 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 आपको पता होगा मैटरनल और जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई, घट गई, और नंबर ऑफ कपल्स जो होते थे उसको इंकरेज किया गया स्मॉल फैमिली का। अब तुमको पता होगा मैटरनल भी बच गए, आपका बच्चा भी बच गया है, तो लोगों से कहा गया भैया 10-12 बच्चे ना पैदा करो नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो बहुत ये सारी चीजें को देखने के लिए हम लोगों ने एड्रेस किया था। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल में आपको बस खाली इंडिया का डाटा याद करना होगा और वर्ल्ड का डाटा याद करना होगा। तो इंडिया में याद कर लीजिएगा ऐसे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन पीपल थे। इंड ऑफ 2000 में 1 बिलियन क्रॉस हो गया, और 2011 में कितना है? 1.2 बिलियन। इंडिया में एक आया डाटा 350 मिलियन, एक आया 1 बिलियन, और एक आया 1.2 बिलियन, ठीक है। ये 1945 में है, 1947 में है। Okay, sir. 1 बिलियन है 2000 में 2000, और ये है 2011। 2021 में ही सेंसस होना था लेकिन कोरोना वगैरह से नहीं हुआ। वर्ल्ड के डाटा में याद कर लेना 267.2, ये है 1900 में, ये है 2000 में, और ये है 2011 में। अब कहते हैं कि जो पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ने लगा, एक्सप्लोजन हुआ, उसका क्या कारण रहा? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। मृत्यु कम हुई, मरेंगे कम तो जिएंगे ज्यादा, जिएंगे ज्यादा तो जनसंख्या होगी ज्यादा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई, और साथ ही साथ as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reason for this। तो क्या भैया भाई साहब ऐसा क्या होगा कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया? तो आपने कहा कि सर कुछ नहीं हुआ है, हुआ ये कि जो मृत्यु हुई थी वो कम हो गई, यानी मदर जो मर जाती थी, जो बच्चे मर जाते थे वो कम हो गया। अब मदर है तो आगे हो सकता है एक बच्चा और पैदा करे, बच्चा है तो फिर भी रिप्रोड्यूसिबल एज में पहुंच के और बच्चा पैदा करेगा। और ज्यादातर लोग किस एज में है? रिप्रोडक्शन वाले एज में है, तो हर कोई बच्चे पैदा कर रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ ही जाएगा। Through our RCH program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal। RCH प्रोग्राम के जरिए हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम कर दिया, लेकिन ये खाली बस हवा पुलाव है, लेकिन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2021 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? लेस देन 2%।
यानी कि 100 में कितने 2 लोग और 1000 में 20 लोग एक साल में बढ़ रहे हैं। ये है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और आज मुझे लग रहा है अगर पुरानी एनसीईआरटी रखोगे तो वहां पे 1.7% होगा, 17 पर 1000 पर ईयर। तो 1000 लोगों पे एक साल में कितने लोग बढ़ जा रहे हैं? 20 लोग। A rate at which our population could increase rapidly। कहते हैं कि अगर ऐसे रेट पे ग्रो करना लगा तो हो सकता है आने वाले 30 से 33 साल में पॉपुलेशन जो अभी है होगी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। अब जब इतनी खराब हो, अभी इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये हाल है, बहुत डबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि आपको पता होगा कि जगह कम पड़ जाएगा लोगों को रहने के लिए, और जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उसकी भी कमी हो जाएगी, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम ला गया था, हम दो हमारे दो। ये स्लोगन था खाली, मतलब नारा दिया गया था, कोई रूल नहीं था, बिल वगैरह नहीं था। मतलब इसको बस टीवी, दुनियादारी, पोस्टर के जरिए, इन सब के जरिए फैलाया गया था, हम दो हमारे दो। कई लोगों ने भाई इसको नारा को, भाई नारा दोगे तो कोई लोग अपनाएंगे, कोई लोग नहीं अपनाएंगे। इसके बाद एक और कई लोग तो अब जो अर्बन और वर्किंग वंस, देखो लिखा होगा यंग अर्बन वर्किंग वंस, नया जनरेशन अर्बन और वर्किंग वंस अब किस पॉलिसी को अपनाते हैं? वन चाइल्ड नाम से। देखो लोग, बहुत लोग जो काम करते होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं ज्यादा, तो क्या करते हैं कि एक ही बच्चे पैदा करते हैं। वो कहते हैं उसी को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ। स्टैचुरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ, ये अब हो रहा है, पहले नहीं, इंडिया में तो पहले नहीं था, अब हो रहा है। फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स टू 21 ईयर्स। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा था, यहाँ पे तो ये नारा होना। चाइना में तो वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स है, मतलब वहां पे आपको जेल हो जाएगी अगर 2 कर दिए तो। पहले विवाह कब हो जाता था? 13-14 साल में, 10-11-12 साल में फीमेल का शादी हो जाती थी, मेल भी 14-15-16 साल में शादी हो जाती थी। नए वाले में 21 हो गया है। चलो नया ही तो है यार, 2021-22 एनसीईआरटी है। अरे वो मत देखो, अब हमको इसको देखना होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो न्यूज में आया, न्यूज हम लोग नहीं मानते, हम लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। तो 18 साल होना चाहिए फीमेल के लिए और मेल के लिए होना चाहिए 21 साल। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि फीमेल का 18 साल है और मेल का 21 साल है? इसका मतलब हम क्या माने कि फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाती होंगी। तो कहते हैं कि फीमेल में कम साल डालने का रीजन ये था, इसको भी अब बढ़ाने के लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल का पहले बहुत जल्दी शादी हो जाती थी। अगर बात किया जाए मैच्योरेशन में तो फीमेल की बॉडी जल्दी मतलब एडवांस हो जाती है कंपेयर टू मेल, ठीक है। एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिली। अब लोगों ने कहा कि भैया लोग क्यों तुम्हारी बात मानेंगे? गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनको क्या देंगे? इंसेंटिव देंगे, इनाम देंगे अगर वो ऐसा काम करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए कई सारे मेथड अपनाने पड़ेंगे, जिससे पहले के समय क्या होता था? अब भाई पहले के समय बर्थ कंट्रोल का कोई मेथड था ही नहीं, तो एक बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, ऐसे लगे रहते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको ऐसा कुछ ना कुछ प्लान या मेथड बनाना पड़ेगा जिससे बर्थ कंट्रोल हो पाए। एक पहले तो लोगों ने बोला कि भाई एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में अच्छा खासा 3 साल से 4 साल का गैप भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे के पहले क्या करो, अरे से नरिशमेंट कर लो, फिर नया बच्चा पैदा करो। तो एक होता था शुरुआती समय में कौन सा मेथड रहा होगा? नेचुरल मेथड। इसमें खाली कौन सा प्रिंसिपल होगा? भाई ओवा और एग को नहीं मिलने देना है। तो सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो तो 10 से 17 दिन आपका क्या माना जाता है? फर्टाइल पीरियड, यानी कि यहाँ पे ओवल्यूशन के चांस ज्यादा होंगे। तो कहते हैं इस समय आप क्वाइटस को क्या करो? अवॉइड करो। तो कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड या एब्स्टेंस फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17। यानी इस समय आपका ओवल्यूशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब जब भाई एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज द कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception would be prevented. दूसरा विड्रॉयल या कॉर्टस इंटरप्टस। कहते हैं ड्यूरिंग
क्वाइटस मेल पार्टनर इंसेमिनेट ही ना करे फीमेल में, यानी अपने एक्सटर्नल जेनेटिलिया को क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, जिससे क्या होगा, इंसेमिनेशन फीमेल बॉडी में नहीं होगा। तो जब स्पर्म नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मिलने की चांस कम हो जाएंगे एग या ओवम से। तो इसको बोलते हैं विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस होते होते रोक दिया। फिर एक होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। कहते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बर्थ हो जाता है बच्चे की, तो बर्थ के 6 महीने तक अगर मदर अपनी बच्चे को अच्छे से दूध पिला रही, इंटेंस फीडिंग, तो उस समय कहते हैं कि आपका मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है। तो इसको बोलते हैं लैक्टेशन, मतलब फीमेल दूध पिला रही है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये सब नेचुरल मेथड है और ये सब रिलायबल नहीं है। अगर ये सब रिलायबल होते तो ये आपको पता होता कि इतने ढेर सारे डिवाइसेस की एक्सपेरिमेंट, मतलब इतने ढेर सारे डिवाइस क्यों खोजे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में 10 से 17 है, लेकिन आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल हाईली वेरिएबल होती है। किसी किसी फीमेल में 20 दिन में आ जाता है, किसी में 30 दिन में आता है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है। तो आप बता भी नहीं सकते, या हो सकता है कभी कभी एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, हो सकता है मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा हो और उसी समय आपका ओव्यूलेशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। ये डिपेंड करता है किस प्रकार का। तो एक्सेप्शन इज, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोग जैसा जैसा देखेंगे वैसा वैसा बोल लिख दिया गया, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। यानी ये जो नेचुरल मेथड है रिलायबल नहीं है। क्वाइटस इंटरप्शंस में क्या प्रॉब्लम आई कि कहते हैं कि जब इजैकुलेशन होने वाला होता है फीमेल बॉडी में, तो उस समय अवेयरनेस नहीं होती, या हो सकता है कि जो आपको भी पता है कि क्वाइटस से पहले आपका क्या निकलता है, कॉपर्स या बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड से लुब्रिकेशन होने के लिए निकलता है। तो हो सकता है उसमें भी थोड़े से अमाउंट में क्या हो, स्पर्म पहले से मौजूद हो। लैक्टेशनल एमिनोरिया का केस भी उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के मतलब बच्चा पैदा हुआ, फिर 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब क्या हो गया था, लैक्टेशनल एमिनोरिया फेल हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता था, लैक्टेशनल एमिनोरिया कितने महीने तक होगा, तो आपका 6 मंथ तक। फिर हम लोगों ने इसके लिए मेथड डेवलप करना स्टार्ट किया। सबसे पहले आया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमने कहा कि स्पर्म को नहीं मिलने देंगे, किससे, ओवा से, बाई फिजिकल बैरियर। तब एक क्या किया, मेल अपने एक्सटर्नल जेनिटलिया में एक रबड़ या लैटेक्स का कवर लगा देगा, तो जब इजैकुलेशन होगा तो उस लैटेक्स के रबड़ के कवर में ही वो उसका सीमन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, फीमेल बॉडी में नहीं जा पाएगा। तो ये हो जाता है बैरियर, फिजिकल बैरियर। मेल के लिए जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडोम्स। अब कहा गया कंडोम्स का एक और एडिशनल बेनिफिट हुआ कि चूंकि मेल का जेनेटिलिया और फीमेल की बॉडी टच में नहीं आ रही है, मतलब कि उनके बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रिवेंट करता है एसटीआई। ये तो मेल के लिए डेवलप किया गया। फिर बाद में फीमेल के लिए भी कंडोम डेवलप किया गया, उसको बोला गया फेमिडोम्स। फिर उसके बाद आपका सर्विक्स को कवर करने के लिए या वेजाइना को कवर करने वाले भी बैरियर मेथड बनाए गए, जिसमें आता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। और आपको पता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स ये रीयूजेबल होते हैं, एक बार के बाद दोबारा यूज कर सकते हो आप। जबकि एक कंडोम्स आपका 1 टाइम यूज है, सिंगल टाइम यूज है। इसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि भाई इसको डॉक्टर के पास जाके हमेशा आप यूज करोगे, खुद से यूज कर सकते हो। तो कहते हैं कि ये सेल्फ आप अपने आप से ही यूज कर सकते हो, यानी सेल्फ इंसर्टेड हो सकता है, यानी आसानी है, आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। ये तो हो गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड को और इनहेंस करने के लिए वहां पे स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है खतरनाक मेथड, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। कहते हैं एक डिवाइस होता है, उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांट नहीं बोलेंगे गलत, इंसर्ट कर दिया जाता है, और उससे कुछ ना कुछ, जैसे कापर रिलीजिंग है, कापर निकलेगा। पहले नॉन मेडिकेटेड भी आते थे, कापर रिलीजिंग भी आते थे, हार्मोन रिलीजिंग भी आते थे। तो नॉन मेडिकेटेड की कैटेगरी में आता है आपका लिपेज लूप, कापर रिलीजिंग में आता है आपका कापर टी, कापर 7 एंड मल्टीलोड 375। ये भी रखना, कापर टी इसी से कर दो तो 7 और मल्टीलोड 375। और आपका हार्मोन रिलीजिंग में आता था LNG 20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट। अब यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है। आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, ये जनरल फंक्शन हुआ। आयोडीज का जनरल फंक्शन क्या है कि स्पर्म को खा जाएगा यूट्रस में,
और स्पर्म खा गया तो एग से मिल नहीं पाएगा। इसके साथ साथ कॉपर का फंक्शन अलग याद करना होगा आपको और हार्मोन का अलग याद करना पड़ेगा। तो कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, एकदम डिट्टो लाइन याद करना, बाकी कुछ मत याद करना। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो आंसर आ जाएगा कॉपर रिलीजिंग। और हार्मोन रिलीजिंग में क्या होगा, ये यूट्रस को कहते हैं पहली बात तो फाइगोसिटाइज कर देगा, कैपेसिटी भी घटा देगा, लेकिन तब भी नहीं माना तो क्या करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा तो यूट्रस को ऐसा बना देगा कि इम्प्लांटेशन ही नहीं पा पाएगा। तो कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें, कॉपर टी कि आपका हार्मोन रिलीजिंग? तो हार्मोन रिलीजिंग ज्यादा बेटर हो गया कि इसका और एडिशनल बेनिफिट होगा कि ये इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा और स्पर्म के लिए सर्विक्स में एंट्री मारना हॉस्टाइल हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, पहले एग्जांपल आता है सबसे पहले और इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है उसका फंक्शन। 2022 में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की, तो हमको लग रहा है खत्म तो हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर मान लो कल अगर रहेगा, कल इसको खत्म करने के बाद आपका जो यूनिट बचा ह्यूमन हेल्थ वाला वो स्टार्ट कर देंगे। तो ह्यूमन हेल्थ खत्म होने के बाद आपका क्या बचेगा, खाली इकोलॉजी, फिर उसके बाद पूरा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम सोच रहे हैं खत्म कर देते हैं, फिर रिवीजन स्टार्ट किया जाए, तो पुरानी चीजें भूल जाएंगे आप। चलिए ठीक, Thank you, sir. ठीक है, वेलकम, थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है, बाय बाय।